मेरी शादी एक गरीब लड़के से हो रही थी, मगर जब रिश्ते वाली आंटी ने बताया मुझसे एक अमीर बूढ़ा शादी करना चाहता है, मैंने अपना रिश्ता तोड़कर उस बूढ़े से शादी कर ली। सोचा बूढ़ा सारी दौलत और जायदाद मेरे नाम कर देगा, मगर शादी के बाद बूढ़े ने अपनी सारी जायदाद अपनी बेटी के नाम कर दी। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई थी, मेरे पास कुछ नहीं था। मैंने नफरत में बूढ़े की बेटी को जहर देकर मार दिया। सोचा अब जायदाद मेरी हो जाएगी। कुछ दिन बाद बूढ़े शोहर ने रात 2 बजे मुझे उठाकर कहा, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। उसने कमरा लॉक कर दिया। मैंने गिफ्ट खोला तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि बूढ़े ने मेरा नाम नाजिया है। मैंने एक गरीब घराने में आंख खोली। हम 2 ही बहन भाई थे। भाई मुझसे बड़ा था। मैं जब छोटी थी तब मेरा बाप फोत हो गया। यही वजह थी कि हमारे घर में गुर्बत का राज था। वैसे मेरे बाकी रिश्तेदार भी कुछ ज्यादा अमीर ना थे, बल्कि मेरा सारा खानदान ही मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखता था। अगर बात सिर्फ मुफलिसी की हद तक होती तो शायद जिंदगी इतनी मुश्किल ना होती, लेकिन हमारे इस खानदान में जहालत भी कूट कूट कर भरी हुई थी, और मेरे खानदान में किसी को भी तालीम से कोई लगाव नहीं था और न अपने हालात बेहतर करने की कोई परवाह थी। सब लोग अपने रोजमर्रा के मामलात और फजूल से कामों में मसरूफ रहते। जब मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ, मेरी उम्र 7 साल थी और भाई 10-11 साल के करीब था। अब्बा का इंतकाल अम्मा के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। अब्बा ही थे जो घर का वाहिद सहारा थे। अब्बा की मौजूदगी में रूखी सूखी ही सही, पर 2 वक्त की रोटी तो मिल रही थी। भाई तो अभी काफी छोटा था, वो कमाने के काबिल ना था। अब्बा के जाने के बाद अम्मा ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया था। मैं छोटी थी, अकेली घर पर नहीं रह सकती थी, इसलिए अम्मा जब काम पर जाती तो मुझे भी अपने साथ ले जाती। मैं अम्मा के साथ अमीर लोगों के घरों में जाती, और जब मैं वहाँ के लोगों का शाहाना तर्ज जिंदगी देखती तो हैरान रह जाती। मालकों की आसाइशात से भरी जिंदगी मुझे अपने घर की सादगी और गुर्बत से मवाजना करने पर मजबूर कर देती थी। वो लोग अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में भेजते थे। उनके बच्चे जब सफेद यूनिफॉर्म पहनकर बैग पकड़कर स्कूल जाते तो मुझे बहुत अच्छे लगते। मेरा दिल चाहता था कि मैं भी उनकी तरह स्कूल जाऊं। इस तरह मेरे अंदर भी तालीम हासिल करने का शौक पैदा हो गया था, और मैंने अम्मा से स्कूल जाने की जिद मान ली थी। मेरा स्कूल जाना अम्मा की समझ से बाहर था। अम्मा ने सोच रखा था कि मैं थोड़ी और बड़ी हो जाऊं तो वो मुझे भी 2-4 घर काम के लिए दिलवा देगी और 4 पैसे मजीद हाथ आ जाएंगे। लेकिन मैंने स्कूल जाने की जिद करके अम्मा की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। अरे तू क्या करेगी स्कूल जाकर? मेरी फरमाइश पर अम्मा ने हैरान होकर पूछा था। मुझे पढ़ना है अम्मा। बस मैंने 2 टोक लहजे में कहा। अरे मैं कहाँ से तेरी पढ़ाई का खर्च पूरा करूंगी? मेरे पास कहाँ है इतने पैसे? तू मालकों की रीस मत किया कर। हम उन जैसे नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते उन जैसे? मालिक क्या आसमान से उतरे हैं? वो भी इसी दुनिया की मखलूक है अम्मा। मैंने गुस्से से भरे लहजे में कहा था। बस चुप कर, मेरा दिमाग मत खराब कर, आराम करने दे मुझे। छोड़ स्कूल और पढ़ाई को, ये अमीर लोगों के चोंचले हैं। तू बस काम में दिल लगा। अम्मा ने साफ जवाब दे दिया था। मुझे अम्मा पर दिल भरकर गुस्सा आया था। लोग अपने बच्चों की जिंदगी को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करते हैं, और एक तरफ अम्मा थी जिसे अपनी औलाद के मुस्तकबिल से कोई सरोकार ना था। अम्मा को तो इतनी भी तौफीक ना थी कि वो भाई को ही स्कूल दाखिल करवा देती तो वो कुछ पढ़ लिख लेता। अम्मा ने भाई को भी काम सीखने पर लगवा दिया था। मेरे ताया का घर साथ ही था। ताया की साइकिलों की मुरम्मत की दुकान थी। अम्मा ने भाई को ताया के हवाले कर दिया था कि इसको काम सिखा दे। मेरे पीछे आवारा फिरता रहता है, कहीं बिगड़ ना जाए। यूं ताया ने भाई को अपने साथ दुकान पर ले जाना शुरू कर दिया था। भाई को खुद भी पढ़ाई लिखाई का कोई शौक ना था, लेकिन मुझे अपने हालात बदलने और अमीर बनने का जुनून था। इसलिए अम्मा के इनकार से मेरे इरादों में कोई खास फर्क नहीं आया था। मैं अपनी उम्र के बच्चों से बहुत ज्यादा समझदार थी। चालाकी और होशियारी तो पैदाइशी तौर पर ही मेरे अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। अम्मा के इनकार पर अगले दिन मैं खुद ही अपने मोहल्ले के करीबी सरकारी स्कूल पहुंच गई थी और स्कूल की मैडम से कहा था कि मुझे पढ़ना है।
وہ میرا داخلہ اپنے اسکول میں کر لیں۔ میرے محلے میں زیادہ تر مزدور پیشہ اور غریب لوگ ہی آباد تھے جو اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کی بجائے کام کاج پر لگا دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میڈم نائلہ میرے علم حاصل کرنے کی لگن سے کافی متاثر ہوئی تھی اور ان کو اپنے اسکول کے بچوں کی تعداد میں اضافہ بھی کرنا تھا۔ انہوں نے بڑے آرام سے مجھے اسکول میں داخل کر لیا تھا۔ اس وقت میں 8 سال کی تھی۔ میں اپنی کلاس کی بچیوں سے عمر میں بڑی تھی، لیکن میں بہت خوش تھی کہ میرا داخلہ ہو گیا تھا۔ میڈم نے ہی میرے لیے کتابوں کا انتظام کر دیا تھا اور اسکول کے لیے یونیفارم میں وکیل صاحب کی بیوی سے مانگ لائی تھی، جن کے گھر اماں کام کرتی تھی۔ ان کی بیٹی بھی میری ہی عمر کی تھی۔ میں نے ان کو اپنے اسکول میں داخلے کا بتایا تو انہوں نے اپنی بیٹی کی پرانی یونیفارم مجھے دے دی تھی جو مجھے بالکل فٹ آئی تھی۔ اسکول کے لیے بیگ بھی میں نے مانگ تانگ کر کہیں سے حاصل کر لیا تھا اور سب باجیوں کو کہہ دیا تھا کہ آئندہ سے اپنے بچوں کے اسکول کا سب پرانا سامان مجھے دے دیا کریں۔ ان کا تو پرانا سامان بھی نیا ہی ہوتا تھا جو میرے کام آ جانا تھا۔ اگلے دن میں جلدی اٹھ کر اسکول جانے کے لیے خود ہی تیار بھی ہو گئی تھی۔ اماں حیران نظروں سے مجھے دیکھتی رہ گئی۔ اماں کو مجھ سے اس قدر ہوشیاری کی توقع نہیں تھی۔ اماں کو ہرگز امید نہیں تھی کہ میں خود اسکول میں داخلہ لے کر سب چیزوں کا انتظام بھی کر لوں گی۔ اماں نے مجھے کچھ نہ کہا تھا۔ اماں کا خیال تھا کہ کچھ دنوں بعد پڑھائی کا بھوت خود ہی میرے سر سے اتر جائے گا، اس لیے اس نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا۔ میں نے اسکول جانا اور دل لگا کر پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے اسکول جا کر ایک عجیب سا سکون محسوس ہونے لگا تھا۔ میں روز اسکول جاتی اور گھر آ کر اپنی کتابوں میں گم ہو جاتی۔ اس طرح کچھ سال گزر گئے تھے اور میں نے 5ویں کا امتحان پاس کر لیا تھا۔ جب تک میں 5ویں میں آئی، ہمارا اسکول پرائمری سے ہائی اسکول میں تبدیل ہو گیا تھا۔ اس طرح میری تعلیم میں کوئی خلل نہ پڑا تھا۔ میں مسلسل تعلیم حاصل کرتی رہی تھی۔ میڈم نائلہ میرے تمام حالات سے واقف تھیں اور وہ میرا خاص خیال رکھتی تھیں۔ بھائی بھی اس دوران سائیکلوں کے کام کا ماہر بن گیا تھا۔ وہ بازار میں اپنی دکان کھولنا چاہتا تھا تاکہ اس کا اچھا کام چل سکے۔ دکان کے لیے اسے پیسوں کی ضرورت تھی۔ اماں نے بھائی کی دکان کے لیے اپنے مالکوں سے کچھ رقم بطور قرض لی تھی۔ کچھ پیسے تایا نے دیے تھے۔ اس طرح بھائی نے بازار میں ایک چھوٹی سی دکان خرید لی تھی اور اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ بھائی نے بچپن سے زیادہ وقت تایا کے ساتھ ہی گزارا تھا۔ اماں تو صبح سے گئی شام کو گھر آتی تھی۔ اکثر بھائی کھانا بھی تایا کے گھر ہی کھا لیتا تھا۔ اب تو بھائی نے اپنی دکان کھول لی تھی، لیکن اب بھی بھائی شام کو کام سے واپسی پر وہ پہلے تایا کے گھر حاضری دینا نہ بھولتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ بھائی تایا کی بیٹی سیما کو پسند کرتا تھا۔ تایا تائی کے ارادے بھی مجھے کچھ ایسے ہی معلوم ہوتے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ بھائی سے کرنے کے خواہش مند تھے۔ سیما ایک عام سی گھریلو لڑکی تھی۔ تایا کو اس کے لیے بھائی سے بہتر رشتہ کہاں سے مل سکتا تھا۔ اس دوران میں میٹرک میں آ گئی تھی۔ میں نے جوان ہو کر بڑا رنگ روپ نکالا تھا۔ میرے انداز میں بھی کافی تبدیلی آ گئی تھی۔ میں باجیوں سے ان کے پرانے کپڑے لے آتی تھی۔ ان کے پرانے کپڑے بھی بڑی اچھی حالت میں ہوتے تھے۔ میں اپنے آپ کو ہمیشہ بنا سنوار کر رکھتی تھی۔ میں تیار ہو کر اسکول کے لیے نکلتی تو محلے کے لڑکے حیرت سے مجھے تکتے رہ جاتے تھے۔ میں باجیوں کے دیے ہوئے فیشنیبل کپڑے پہنتی تو کہیں سے اماں کی اولاد نہیں لگتی تھی۔ محلے کے لڑکے میری ایک نظر کرم کے منتظر رہتے، لیکن مجھے محلے کے ان آوارہ اور جاہل لڑکوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں تو کسی امیر کبیر لڑکے کے خواب دیکھتی تھی جس کے پاس بڑی سی گاڑی ہو اور اس کا بڑا سا بنگلہ ہو جہاں میں شان سے رہ سکوں۔ سلمان بھی میرے ہی محلے میں رہتا تھا۔ اکثر آتے جاتے وہ ہمیشہ مجھے باغور دیکھتا رہتا۔ محلے کے نکڑ پر اس کے باپ کی پرچون کی چھوٹی سی دکان تھی۔ سلمان بھی اپنے باپ کے ساتھ دکان پر کام کرتا تھا۔ میں جب بھی اس کی دکان کے سامنے سے گزرتی وہ ہونکوں کی طرح سب کام چھوڑ کر میری طرف دیکھتا رہتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ سلمان ایک شریف اور سیدھا لڑکا تھا۔ وہ محلے کے باقی آوارہ لڑکوں کی طرح نہیں تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھے پسند کرنے لگا تھا، لیکن سلمان میری منزل نہ تھا۔ میں نے ہمیشہ کسی ایسے لڑکے کے خواب دیکھے تھے جو مجھے اس غربت بھری زندگی سے باہر نکال کر لے جائے، لیکن اس محلے میں تو دور دور تک غریب ہی بستے تھے۔ محلے کا نام ہی غریب آباد تھا تو یہاں کسی امیر کا کیا کام تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس محلے میں مجھے میرے خوابوں کا شہزادہ کبھی نہیں مل سکتا تھا،
इसी तरह कुछ वक्त और गुजर गया था। मैंने मैट्रिक का इम्तिहान अच्छे नंबरों से पास कर लिया था। मैट्रिक के बाद मुझे आगे कॉलेज में दाखिला लेना था। स्कूल की फीस तो इंतहाई मामूली थी। मैडम नाइला अक्सर मेरी फीस खुद ही अदा कर देती थी, लेकिन कॉलेज में दाखिले के लिए फीस और किताबें कहाँ से लाती। अम्मा से बात की तो उन्होंने साफ साफ जवाब दे दिया था, अम्मा मुझे हर सूरत आगे कॉलेज में दाखिला लेना है, तुम कुछ भी करो, कहीं से पैसों का बंदोबस्त करो, किसी बाजी से उधार मांग लो, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे पैसे चाहिए। तेरा दिमाग खराब हो गया है, पहला उधार तो अभी तक उतरा नहीं है, मजीद उधार कौन देगा, और तू क्या करेगी इतना पढ़ लिख कर, तूने 10वीं पास कर ली है, काफी है बस, अब तू घर बैठ और घर के काम काज की फिक्र कर। अम्मा, मुझसे घर के कामकाज नहीं होते, मैंने हर सूरत आगे दाखिला लेना है, तुम मुझे फीस के पैसे दो बस। अरे कहाँ से लाऊं पैसे, कमबख्त, मेरे पास क्या खजाने दफन हैं जो तुझ पर लुटा दूं, मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं, 2-3 घरों में काम करने का मिलता ही क्या है, ज्यादा घरों का काम मुझसे नहीं होता, मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब दम नहीं है, वैसे भी मैं अब तेरी शादी करना चाहती हूँ। सलमान की माँ 2 रोज पहले आई थी, उसने सलमान के लिए तेरे रिश्ते की बात की है, बस अब तू शादी करके अपना घर बसा, पढ़ाई को गोली मार, तूने पढ़ लिख कर कौन सा तीर मार लेना है, करना तो चूल्हा चौकी ही है ना। अम्मा की बात सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई थी। अम्मा मेरी शादी का तो सोचना भी मत, मुझे शादी नहीं करनी है, और उस सलमान के बच्चे से तो हरगिज नहीं, अब उसकी माँ आए तो इनकार कर देना। मैंने अम्मा को सलमान से शादी के लिए साफ मना कर दिया था और कमरे से बाहर आ गई थी। गुस्से से मेरा खून खौल रहा था। उस सलमान के बच्चे की इतनी हिम्मत कि वो मेरे लिए रिश्ता भेजे, उसको तो मैं अच्छी तरह मजा चखाऊंगी। आज मैं तनतनाती हुई उसकी दुकान में जा पहुंची थी। वो मुझे दुकान में देखकर पहले तो हैरान हुआ था, फिर खुशी के मारे उसके दांत निकल आए थे। नाजिया, तू जहाँ, ये मैं क्या सुन रही हूँ सलमान, तेरी अम्मा मेरा रिश्ता लेकर आई है, तूने सोचा भी कैसे कि मैं तुझसे शादी करूंगी। मैंने गुस्से से कहा तो सलमान घबराकर मुझे देखने लगा। क्यों नाजिया, तुझे एतराज क्या है, आखिर मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ और मैं तुझे बहुत खुश रखूंगा। अब मैं उसे क्या बताती कि उसके फटीचर से घर और गुर्बत ज़दा जिंदगी में मैं कभी खुश नहीं रह सकती थी। मैं सिर्फ इतना ही कह सकी, देख सलमान, अपनी माँ को मना कर दे कि अब मेरे घर ना आए, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मैंने पढ़ना है, मैं आगे कॉलेज में दाखिला ले रही हूँ, अभी 4-5 साल तो मैं शादी का सोच भी नहीं सकती। मैंने उसे टालने के लिए कहा था, देख नाजिया, मैंने अम्मा को बड़ी मुश्किल से तेरे रिश्ते के लिए राजी किया है। अम्मा खुद पढ़ी लिखी लड़की को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती, लेकिन मैं तुझे बहुत चाहता हूँ, बस तू इस रिश्ते से इनकार मत करना। ठीक है, अगर तू पढ़ना चाहती है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं 1-2 साल अम्मा को शादी से रोक दूंगा, तू जितना मर्जी पढ़ लेना, मैं खुद तुझे पढ़ाऊंगा, और जितने पैसे चाहिए होंगे तुम मुझसे ले लेना, बस इनकार मत करना। उसने मिन्नत भरे अंदाज में कहा था। पैसों की बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए थे। मुझे कॉलेज में दाखिला लेने के लिए वाकई पैसों की जरूरत थी। क्या तू सच कह रहा है? क्या वाकई तू मुझे पढ़ाई के लिए पैसे देगा? हाँ, तू फिक्र ना कर, तुझे कितने पैसे चाहिए? अच्छा, क्या तू मुझे 5,000 रुपए दे सकता है? मैंने सोचते हुए कहा, मेरे पास 5,000 तो नहीं है, अभी फिलहाल ये 2,000 हैं, तू ये रख ले, बाकी के पैसे मैं तुझे बाद में दे दूंगा। सलमान ने उसी वक्त अपनी जेब से 2,000 निकाल कर मेरे हाथ में पकड़ा दिए थे। मैं खुश हो गई थी, कुछ न कुछ रकम का इंतजाम तो हो गया था। मैं खुशी खुशी सलमान की दुकान से वापस घर आ गई थी। अगले दिन मैं मैडम से मिलने स्कूल चली गई थी। मैडम नाइला ने हमेशा ही मेरा बहुत साथ दिया था। इस मर्तबा भी उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया था। तुम्हारा बाप नहीं है नाजिया, और सरकारी कॉलेज में यतीम बच्चों की फीस माफ कर दी जाती है। तुम दरखास्त लिख कर दे दो, तुम्हारी पूरी नहीं तो कम से कम आधी फीस तो लाजमी माफ हो जाएगी। सच मैडम, मैं खुश हो गई थी। मैडम ने ही मुझे दरखास्त लिख दी थी और वो दरखास्त मैंने कॉलेज में जमा करवा दी थी। मेरी तकरीबन सारी फीस माफ हो गई थी। बहुत कम पैसे मुझे अदा करने पड़े थे, जो सलमान के दिए हुए पैसों से मैंने अदा कर दिए थे, और बाकी पैसों से कुछ किताबें खरीद ली थी। मैंने कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। अम्मा को मैंने यही बताया था कि मेरी सारी फीस माफ हो गई है और किताबें भी कॉलेज से ही मिल गई हैं।
कॉलेज की जिंदगी स्कूल से बहुत मुख्तलिफ थी। मैंने दिल लगाकर पढ़ना शुरू कर दिया था। मैं शुरू से ही काफी होशियार थी। कॉलेज में भी मैं किसी न किसी तरह लड़कियों से अपना काम निकलवा लिया करती थी। किसी से किताब ले ली तो किसी से कोई और चीज ले लिया करती थी। मैंने कॉलेज में किसी को अपनी हकीकत नहीं बताई थी। मेरे ज़ाहिरी हुलिये की वजह से सब मुझे खुशहाल घर की लड़की समझते थे। मैं काफी मुतमईन थी, लेकिन दूसरी तरफ सलमान ने मेरा नाक में दम कर रखा था। उसे लगता था कि शायद मैं इस शादी पर राजी हो गई हूँ और बहुत जल्द रुखसत होकर उसकी बीवी बन जाऊंगी। वो मुझसे अक्सर मिलने की ख्वाहिश का इजहार करता था, जबकि मुझे उसमें कोई दिलचस्पी न थी। वो मेरे लिए महज एक जरूरत पूरी करने का जरिया था। वो अक्सर मुझे पैसे दिया करता था। अपने बाप की दुकान से मेरे लिए खाने पीने और जरूरत की चीजें भी ले आता था। सलमान के दिए हुए पैसों से मैं अपनी तालीमी जरूरियात पूरी कर लिया करती थी। मैं जानती थी कि वो ये पैसे और चीजें अपने बाप की दुकान से चुरा कर लाता था। उसके पास अपना कुछ ना था। इसी तरह कॉलेज में मेरा पहला साल आराम से गुजर गया था और दूसरा साल शुरू हो चुका था। कॉलेज में मेरी मुलाकात कुछ लड़कियों से हुई जो पार्ट टाइम नौकरी करती थीं। वो तालीम के साथ शाम को किसी एकेडमी में पढ़ाती थीं। मैंने भी उनसे बात की थी कि मैं शाम को एकेडमी में पढ़ाने का काम करना चाहती हूँ ताकि कुछ तजर्बा हासिल कर सकूं। आजकल सलमान ने मुझे काफी तंग कर रखा था और मैं जल्द अज जल्द उससे जान छुड़वाना चाहती थी। सलमान की माँ जल्द अज जल्द सलमान की शादी करना चाहती थी। वैसे भी सलमान की माँ को मैं पसंद न थी। उसका कहना था कि मैं बहुत तेज और चालाक लड़की हूँ और सलमान के साथ मेरा गुजारा मुमकिन न था। सलमान के मजबूर करने पर उसने अम्मा से रिश्ते की बात तो कर ली थी, पर वो दिल से राजी न थी और अब वो शादी के लिए सलमान के पीछे पड़ी थी और सलमान मेरे पीछे पड़ा हुआ था। आखिर वो अपनी माँ को कब तक रोक सकता था। वो मुझे शादी के लिए दबाव डालने लगा था। मुझे अब उससे साफ साफ बात करनी थी। मैं सलमान से मिलने दुकान पर आ गई थी। उस वक्त उसका बाप दुकान पर नहीं था और ग्राहकों का रश भी काफी कम होता था। आखिर कब तक माँ से बहाना करूंगा। दूसरा साल जाने को है, तेरी पढ़ाई खत्म होने का नाम नहीं लेती। सलमान ने झिंझलाते हुए अंदाज में कहा, कॉलेज की पढ़ाई 4 साल चलती है, तुझे क्या मालूम, तूने कौन सा कभी स्कूल की शक्ल देखी है। मैंने जलकर कहा, अच्छा तो बाकी की पढ़ाई शादी के बाद कर लेना। हाँ, जैसे तेरी अम्मा तो बड़ा मुझे पढ़ने देगी, शादी के बाद। मैंने मुंह बनाकर कहा तो वो चुप हो गया था। जानता था कि मैं सच कह रही थी। तो फिर मैं क्या करूं? तेरे कॉलेज दाखिला लेने से अम्मा इस रिश्ते के और भी खिलाफ हो गई है। उसने मेरा नाक में दम कर रखा है। वो अपनी भांजी से मेरी शादी करना चाहती है। उसने परेशान लहजे में कहा, देख सलमान, मैं आज तुझे यही कहने आई हूँ कि तू मेरा इंतजार मत कर और जहाँ तेरी माँ कहती है शादी कर ले। क्या मतलब है तेरा इस बात से? उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा था। मैं किसी और से शादी कैसे कर सकता हूँ? देख सलमान, मैं अभी 5-6 साल शादी नहीं कर सकती और तेरी माँ इतना अरसा रुकेगी नहीं। इसलिए तो अपनी माँ की मर्जी से शादी कर ले। मेरा इंतजार मत कर। अगर तुझे मुझसे शादी नहीं करनी थी तो इतना अरसा मुझे बेवकूफ क्यों बनाया? पहले ही मना कर देती। उसने गुस्से से कहा, मैंने तुझे बेवकूफ नहीं बनाया, पर मेरे भी कुछ ख्वाब हैं। तो खुद सोच, मैंने इतने साल मेहनत की है, अब मैंने अपनी मेहनत जाया तो नहीं करनी ना। पढ़ाई के बाद मैं कोई अच्छी सी नौकरी करूंगी तो तेरी माँ मान जाएगी क्या? मैं कुएं का मेंढक बनकर नहीं रह सकती। मुझे दुनिया देखनी है, अपने ख्वाबों को हकीकत बनाना है। और हाँ, मैं बहुत जल्द तुम्हारे सब पैसे भी वापस कर दूंगी। मुझे पैसे वापस नहीं चाहिए, जो दे दिया सो दे दिया। सलमान ने बुझे हुए लहजे में कहा, पर तू इतना ऊंचा मत उड़ कि कल को पछताना पड़े। दौलत से इंसान खुशियाँ और सुकून कभी नहीं खरीद सकता। उसके चेहरे पर दुख की लकीरें साफ जाहिर हो रही थीं। उसने मजीद कुछ नहीं कहा और खामोशी से मुड़कर अपने काम में मसरूफ हो गया। मेरे दिल में सुकून उतर आया था। शुक्र था कि सलमान से मेरी जान छूट गई थी। आज मैंने खुद को आजाद महसूस किया था। भाई ने सीमा से शादी की ख्वाहिश का इजहार कर दिया था। अम्मा को क्या इतराज होना था? अम्मा ने तो पहले ही भाई को ताया के हवाले कर दिया था। अम्मा पर ताया का एहसान भी था, क्योंकि ताया के सरपरस्ती की वजह से भाई बिगड़ा नहीं था और अपने काम पर लग गया था। आजकल अम्मा की सेहत भी ठीक नहीं थी। अब उससे घर का काम भी नहीं होता था।
मैं तो घर के किसी काम को हाथ भी न लगाती थी। अपना छोटा सा झोपड़ी नुमा ये घर मुझे वैसे भी जहर लगता था। जल्द ही भाई की शादी सीमा से हो गई थी और वो मेरी भाभी बनकर मेरे घर आ गई थी। मैंने शाम को एकेडमी में मुलाजमत हासिल कर ली थी और कॉलेज के बाद एकेडमी में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। पढ़ा पढ़ा कर थकन से मेरा बुरा हाल हो जाता था, पर इतनी सख्त मेहनत के बाद भी मुझे बहुत कम पैसे हासिल होते थे। पैसा कमाना वाकई बहुत मुश्किल काम था। मैं जान चुकी थी कि इस तरह नौकरी और मेहनत करते एक दिन मैं मर जाऊंगी, लेकिन अपनी ख्वाहिशात कभी पूरी नहीं कर सकूंगी। उसके लिए मुझे कोई और ही तरीका अख्तियार करना पड़ेगा। मेरा कॉलेज भी एक दो माह में खत्म होने वाला था। मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट ने जगह बना ली थी। अम्मा की तरफ से मुझ पर शादी का दबाव दिन ब दिन बढ़ रहा था। अम्मा बार बार रिश्ते की बात करने लगती। अब तो भाई ने भी अम्मा से कहना शुरू कर दिया था कि जल्द से जल्द नाजिया की शादी कर दो। मोहल्ले के लोग बातें बनाते हैं। मुझे यकीन था कि सीमा ही उसके कान भरती थी और मेरे खिलाफ उसे भड़काती थी। उससे शादी से पहले तो भाई को मेरे पढ़ने या कॉलेज जाने से कोई मसला नहीं था। अम्मा बार बार यही कहती थी, अब तो तेरा कॉलेज खत्म हो रहा है, तुझे अब घर बसाना चाहिए। एक दो बहुत अच्छे रिश्ते हैं, तेरी मर्जी के मुताबिक हैं। अम्मा की शादी की गर्दान सुन सुनकर मेरे कान पक गए थे। अम्मा के बताए हुए रिश्ते भी उसके मुताबिक पैसे वाले थे, लेकिन मेरे लिए वो हरगिज अहम ना थे। अम्मा इम्तिहान तो होने दो, फिर सोचती हूँ कुछ। मैं हर बार उन्हें किसी न किसी बहाने से टाल देती थी, लेकिन मैं जानती थी कि ये बहाने ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। मेरे इम्तिहान भी सर पर आ गए थे। इम्तिहान के बाद तो कॉलेज खत्म हो गया था, पर अकेडमी मैंने नहीं छोड़ी थी। चार पैसे ही हाथ आ रहे थे, जिससे मैं अपने शौक और फैशन पूरे कर रही थी। एक दिन एकेडमी की लड़कियां कुछ जगहों पर मुलाजमत के लिए अप्लाई कर रही थी। उनके साथ मैंने भी दो जगह मुलाजमत के लिए दरखास्त दे दी थी। जल्द ही मुझे एक जगह से इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया था। एक बहुत बड़ी कंपनी थी। मैं खूब अच्छी तरह तैयार होकर गई थी। मेरी जाहिरी शख्सियत को देखते हुए कंपनी में मुझे रिसेप्शनिस्ट की नौकरी मिल गई थी। मैं बहुत खुश थी कि ये नौकरी एकेडमी से लाख दर्जे बेहतर थी। तनख्वाह भी ज्यादा थी और काम भी आसान था। ये नौकरी मेरे ख्वाबों को पूरा करने का पहला जरीना थी। एक बहुत बड़ी कंपनी थी। कंपनी का माहौल शानदार था। मैं खूब बन ठन कर और मॉडर्न बनकर आती थी। सब मुझे किसी अच्छे और अमीर खानदान से समझते थे। यहाँ मेरी हकीकत कोई नहीं जानता था। अपना नाम भी मैंने नाजिया से बदल कर जिया कर लिया था और सबको अपना नाम यही बताती थी। मेरी नौकरी लगने के बाद से भाई ने घर में फसाद डाल रखा था। उसे मेरी नौकरी करने से मसला था। अम्मा, आखिर तुम उसे समझाती क्यों नहीं हो? मोहल्ले के लोग तरह तरह की बातें करते हैं। बातों बातों में ताने देते हैं कि मैं बहन की कमाई खा रहा हूँ। अब या तो तुम उसकी शादी कर दो, वरना ये इस घर में नहीं रहेगी। अपने दफ्तर में ही रहे जाकर, यहाँ इसकी कोई जगह नहीं है। भाई ने अपना फैसला सुना दिया था। ठीक है, चली जाती हूँ मैं यहाँ से। मुझे भी इस झोंपड़ी में रहने का कोई शौक नहीं है। तुम ही मरो यहाँ अपनी जाहिल बीवी के साथ। मैं चली जाऊंगी यहाँ से और दोबारा कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। मैंने भी चीख कर कह दिया था। मैं तो पहले उस मोहल्ले और घर से अपनी जान छुड़वाना चाहती थी। मुझे डर था कि अगर कभी मेरे दफ्तर के किसी आदमी ने मुझे यहाँ से आते जाते देख लिया तो उन्हें मेरी हकीकत का इल्म हो जाएगा और मेरी बनी बनाई इज्जत खाक में मिल जाएगी। भाई के झगड़े की वजह से मुझे यहाँ से निकलने का बहाना मिल गया था। मैं अपना सामान समेटकर गर्ल्स हॉस्टल में शिफ्ट हो गई थी। अम्मा ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैंने अम्मा की एक ना सुनी थी और हमेशा के लिए घर छोड़ दिया था। कुछ ही हफ्तों में मैंने दफ्तर के माहौल को अच्छी तरह समझ लिया था। मैंने दिल लगाकर काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन जल्द ही मुझे अंदाजा हो गया था कि सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होता। इस तनख्वाह में तो बमुश्किल मेरा हॉस्टल का किराया और खाने पीने का खर्चा ही पूरा हो रहा था। मेरे सर पर छत ना थी। मैं कब तक हॉस्टल में रह सकती थी? मुझे अपने लिए एक घर की जरूरत थी। मैंने सोच लिया था कि आगे पढ़ने और दौलतमंद बनने के लिए मुझे अपनी अक्ल को इस्तेमाल करना होगा। मैंने कोशिशें की थी। अब मैं खास तौर पर अपने बॉस के करीब रहने की कोशिश करने लगी थी। मेरे बॉस और कंपनी के मालिक इरफान खान एक शानदार शख्सियत के मालिक थे।
ان کی عمر 40 کے قریب ہوگی، لیکن اپنا خیال رکھنے اور امارت کی وجہ سے وہ 30-35 سے زیادہ کے نہیں لگتے تھے۔ ان کی شخصیت میں ایک خاص وقار تھا۔ میں ان کی شخصیت سے بہت متاثر ہوئی تھی۔ عرفان کی بیوی مر چکی تھی اور وہ تنہا زندگی گزار رہے تھے۔ اگر عرفان کی شادی مجھ سے ہو جاتی تو میں بے پناہ دولت کی مالک بن جاتی۔ دفتر میں باس کو جو بھی کام ہوتا تو وہ سب سے پہلے مجھے ہی فون کرتے تھے اور میں ہی ان کا پیغام آگے متعلقہ ورکرز تک پہنچاتی تھی۔ اس طرح میرا عرفان صاحب سے روز ہی ٹکراؤ ہوتا تھا۔ عرفان کو متاثر کرنے کے لیے میں عرفان کے دیگر کام بھی کرنے لگی تھی جو میری ڈیوٹی میں شامل نہ تھے۔ ان کے کمرے کی صفائی چیک کرنا اور چائے بھجوانا وغیرہ وغیرہ۔ رفتہ رفتہ باس بھی اپنے بیشتر کاموں کے لیے مجھ پر انحصار کرنے لگے تھے۔ میری چالاکی کام آ رہی تھی۔ میرے کام سے متاثر ہو کر بہت جلد باس نے مجھے اپنی پرسنل سیکرٹری بنا دیا تھا۔ میں بھی ان کو اپنے جال میں پھنسانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے چالاکی بہت ضروری ہے۔ صرف محنت کرنے والے لوگ ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ میں نے باس کے سامنے اپنی مظلومیت کا خوب رونا رویا تھا کہ میں اس دنیا میں اکیلی ہوں۔ میرے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور رشتے دار بھی مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے، اس لیے میں ہاسٹل میں رہتی ہوں۔ میری دکھ بھری داستان سن کر باس کو مجھ سے ہمدردی ہو گئی تھی اور بہت جلد یہ ہمدردی پسندیدگی میں بدل گئی تھی۔ میں نے اپنی اداؤں سے جلدی باس کے دل میں جگہ بنا لی تھی۔ موقع پرست بن کر ہر موقع سے فائدہ اٹھانا تو بچپن سے ہی میری عادت بن چکی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ شارٹ کٹ سے دولت کمانے کے لیے مجھے اپنے سے 2 گنا عمر کے آدمی کو قابو کرنا تھا اور میرے لیے یہ کام زیادہ مشکل ثابت نہ ہوا تھا۔ عرفان نے جلد ہی مجھے شادی کی پیشکش کر دی تھی۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میں نے فوراً ہاں کہہ دی تھی۔ 3-4 دوستوں کی موجودگی میں میرا عرفان سے نکاح ہو گیا تھا اور میں عرفان کے شاندار بنگلے میں آ گئی تھی۔ بنگلہ کیا تھا، یہ تو ایک وسیع و عریض اور شاندار محل تھا۔ ہر کمرے میں جدید سجاوٹ اور آرام دہ فرنیچر تھا۔ میں حیرت سے ایک ایک چیز کو دیکھ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ میں بہت خوش تھی اور عرفان کے ساتھ بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ تبھی عرفان کی بیٹی چلی آئی۔ عرفان کی پہلی بیوی سے اس کی ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام مومنہ تھا۔ شادی کے وقت مومنہ اپنی خالہ کے گھر گئی ہوئی تھی، اس لیے اسے عرفان کی شادی کا علم نہیں ہو سکا تھا۔ ایک ہفتے بعد وہ واپس آئی تو مجھے عرفان کے ساتھ کمرے میں دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ یہ لڑکی تو آپ کی سیکرٹری ہے نا؟ بابا، یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ مومنہ بیٹا، یہ اب تمہاری ماں ہے۔ گڑیا، میں نے جیا سے شادی کر لی ہے، آؤ اپنی ماں سے ملو، عرفان نے کہا تو مومنہ کا مسکراتا چہرہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر غصہ چھا گیا تھا اور وہ نفرت سے مجھے دیکھنے لگی تھی۔ آپ نے سوچا بھی کیسے بابا کہ میں اسے اپنی ماں مان لوں گی؟ اس نے تلخ لہجے میں کہا اور غصے سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عرفان بھی اسے آواز دیتے اس کے پیچھے چلے گئے تھے۔ میں بھی خاموشی سے اٹھ کر عرفان کے پیچھے اوپر آ گئی تھی اور چھپ کر ان کی باتیں سننے لگی۔ عرفان مومنہ کو منا رہے تھے، اپنے بابا سے ناراض نہ ہو گڑیا، جیا بہت اچھی لڑکی ہے، دیکھنا وہ تمہارا بہت خیال رکھے گی۔ آپ کو شادی کے لیے یہی لڑکی ملی تھی بابا، شادی کرنی تھی تو کسی میچور عورت سے کرتے۔ آپ پر سب نے کتنا زور ڈالا تھا دوسری شادی کے لیے، تب تو آپ نے صاف انکار کر دیا تھا اور اب اس کو بیوی بنا کر گھر لے آئے ہیں۔ کسی کو بتائے بنا آپ نے یہ فیصلہ کر لیا۔ آپ ٹھیک سے جانتے بھی ہیں اسے، کون ہے یہ لڑکی، اس کا خاندان کیسا ہے۔ 15 برس کی ہونے کے باوجود وہ بڑی سمجھداری کی باتیں کر رہی تھی۔ اچھا پلیز غصہ نہ کرو، آئی ایم سوری بیٹا، مجھے پہلے تمہیں بتانا چاہیے تھا۔ عرفان نے منت سماجت کر کے کسی طرح مومنہ کو منا لیا تھا۔ مجھے گھر میں مومنہ کی حیثیت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ عرفان کے دل کا ٹکڑا تھی۔ عرفان کسی صورت اس کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ عرفان اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ مومنہ بڑی خوبصورت اور ماڈرن لڑکی تھی۔ عرفان اس پر دل کھول کر خرچ کرتے تھے، لاکھوں روپے تو وہ اپنی شاپنگ پر اڑا دیا کرتی تھی۔ مجھے بہت غصہ آتا تھا، اگر عرفان اسی طرح اس پر اپنی دولت لوٹاتے رہے تو ایک دن وہ سب کچھ ختم کر دے گی بابا۔ مجھے نئے برانڈ کی جیکٹ چاہیے
और हैंड बैग भी। मोमिना ने मोबाइल पर कुछ देखते हुए कहा, ठीक है गुड़िया, जो तुम्हें पसंद हो ले लो। इरफान ने मोहब्बत से कहा और क्रेडिट कार्ड उसकी तरफ बढ़ा दिया। मैं करीब ही खड़ी थी और अंदर ही अंदर गुस्से से खौल रही थी। लाखों रुपए तो वो यूं ही शॉपिंग पर उड़ा देती थी और इरफान कभी उसे मना नहीं करते थे। अगर ये इसी तरह पैसे लौटाते रहे तो एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैंने दिल में सोचा, मोमना की ये शाह खर्चियां मुझे किसी भी सूरत कबूल नहीं थी। मुझे दौलत अजीज थी और मैं उसे यूं किसी और के हाथों जाया होते नहीं देख सकती थी। एक दिन मैंने बातों बातों में इरफान से कहा था, मोमिना बड़ी फजूल खर्च है, बेकार चीजों पर इतने पैसे उड़ा देती है। आप उसे समझाते क्यों नहीं हैं कि देखभाल कर खर्च किया करे। मैं उसे खर्च करने से कैसे मना कर सकता हूँ, यही तो उसकी उम्र है एंजॉय करने की। और वैसे भी ये सब उसी का तो है। क्या मतलब? मैंने चौंक कर पूछा था। असल में ये सब दौलत जायदाद उसकी माँ की है। उसकी माँ ने बहुत पहले ही अपना सब कुछ मोमिना के नाम कर दिया था। इरफान की बात सुनकर मैं दंग रह गई थी। मतलब इरफान का कुछ ना था। मोमिना की शादी के बाद सब कुछ उसी के साथ चला जाना था और मैं वहीं की वहीं गरीब रह जाती। मेरे हाथ कुछ ना आता, यानी मैं मोमिना के रहमो करम पर थी। अगर इरफान को कुछ हो जाता तो मोमिना मुझे उस घर से खड़े खड़े निकाल सकती थी और मैं कुछ ना कर पाती। मेरी सारी प्लानिंग फेल हो गई थी। इतनी मेहनत के बाद भी मैं खाली हाथ थी। मैं अपने जहन में मंसूबाबंदी कर रही थी। मुझे मोमिना की दौलत हासिल करने के लिए कुछ न कुछ जरूर करना था और बहुत जल्द मैंने मोमिना से दोस्ती करने की कोशिश शुरू कर दी थी। इस तरह इरफान भी खुश हो जाते और मुझे मौका मिल जाता कि मैं उसे काबू में कर सकूं। सबसे पहले मैंने उसे भी इरफान की तरह अपने माँ बाप के मरने और तन्हा रह जाने की झूठी कहानी सुनाकर उसकी हमदर्दी हासिल की थी और फिर उससे रोजमर्रा की बातें शुरू कर दी थी। मैं अक्सर उसकी तारीफ करती, मोमना ये वाकई बहुत खूबसूरत जैकेट है, तुम्हारा फैशन सेशन कमाल का है। मैंने मुस्कुराकर कहा जब वो अपनी नई खरीदी हुई जैकेट पहने आईने के सामने खड़ी थी। मोमना ने मेरी तरफ देखा, फिर वो हल्का सा मुस्कुरा दी। तुम्हें वाकई पसंद आई? हाँ बहुत, तुम्हारी हर चीज इतनी स्टाइलिश होती है। मैं सोच रही थी कि कभी तुम्हारे साथ शॉपिंग पर जाऊं, तुम्हारी चॉइस से कुछ खरीदूंगी। मैंने खुश मिजाजी से कहा। मोमना को मेरी बात पसंद आई थी। हाँ अच्छा आइडिया है, मैं तुम्हें शॉपिंग के सारे टिप्स दूंगी। उसने दिलचस्पी से कहा। ये मेरी कामयाबी का पहला कदम था। अगर मोमना मुझ पर एतमाद करने लगती तो इरफान को भी लगता कि मैं उसकी बेटी का ख्याल रख रही हूँ और फिर मुझे अपनी असल मंजिल तक पहुँचने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। मैंने मोमना से दोस्ती करने की कोशिश जारी रखी। वो शुरू में मुझसे फासला रखती थी मगर मैंने हार नहीं मानी। एक दिन मैंने उसके कमरे में झांका और आहिस्ता से अंदर चली गई। क्या हुआ मोमिना, कुछ परेशान लग रही हो? मैंने पूछा। उसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा और कहने लगी, कुछ नहीं, बस मूड अच्छा नहीं है, बोरियत हो रही है। अगर तुम कहो तो बाहर चलते हैं, तुम थोड़ा फ्रेश हो जाओगी और बोरियत भी खत्म हो जाएगी। मोमना ने पहले इनकार किया मगर मेरे ज्यादा इसरार पर वो मान गई। हम एक कैफे में चले गए जहाँ मैंने उसकी पसंदीदा कॉफी ऑर्डर की और उससे इधर उधर की बातें करने लगी। पहली बार मैंने उसे खुलकर हंसते हुए देखा था। वो आहिस्ता आहिस्ता मुझसे बातें करने लगी और अपनी पसंद नापसंद के बारे में बताने लगी। मैंने भी दिलचस्पी से उसकी हर बात सुनी। तुम वाकई बहुत अच्छी हो जिया, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी केयरिंग हो। मोमना ने मुस्कुराकर कहा। तो मैंने दिल में सुकून की एक लहर महसूस की। मैं अपने मकसद में कामयाब हो रही थी। अब हम अक्सर साथ वक्त गुजारने लगे। कभी शॉपिंग, कभी कैफे और कभी ड्राइव पर जाना हमारा मामूल बन चुका था। इरफान भी खुश था कि हम एक दूसरे को समझने लगे हैं और मैं उसकी बेटी का बहुत ख्याल रख रही हूँ। मुझे यकीन था कि जल्दी मोमना मुझ पर मुकम्मल भरोसा करने लगेगी और फिर मुझे अपने मकसद में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकेगा। बहुत जल्द मोमना मुझ पर एतमाद करने लगी थी। हम अक्सर एक साथ वक्त गुजारते। वो मुझे अपनी दोस्त समझने लगी और मैं उसी लम्हे का इंतजार कर रही थी जब वो मुकम्मल तौर पर मेरे काबू में आ जाए। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसे खाने पीने की चीजों में जहर मिलाकर देने लगी। ये जहर ऐसा था जो फौरी असर नहीं दिखाता था, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जिस्म को कमजोर कर देता था ताकि किसी को शक न हो
मोमिना अक्सर सर दर्द और कमजोरी की शिकायत करने लगी थी। कभी उसका रंग जर्द पड़ जाता तो कभी वो बेवजह थकावट महसूस करती। इरफान उसे फौरन डॉक्टर के पास ले जाने की जिद करता, पर वो मना कर देती। मैं भी हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर बात टाल देती। मोमना आजकल ज्यादा डाइट कर रही थी, इसलिए कमजोर हो रही है और कोई बात नहीं है, आप फिक्र मत करें। मैंने इरफान से कहा, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए मोमना, भला तुम्हें डाइट की क्या जरूरत है, इतनी स्मार्ट तो हो तुम पहले से ही, मैंने मोमना से कहा। मोमना ने थकी हुई मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखा और बोली, हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो। मेरी बात से इरफान भी मुतमईन हो गया था। मेरा मंसूबा कामयाबी से आगे बढ़ रहा था। मोमना आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो रही थी और इरफान बेखबर था। मैं अपनी मंजिल के करीब पहुंच रही थी। आखिर एक दिन मोमना मर गई। रात को वो अपने कमरे में बेहिस्सो हरकत पड़ी मिली। उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था। इरफान ने जब उसे इस हालत में देखा तो दीवानों की तरह चीखने लगा, मोमना उठो बेटा, आंखें खोलो। मगर मोमना हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। घर में कोहराम मच गया था। डॉक्टर आया और इब्तदाई मुआयने के बाद अफसोस से सर हिलाते हुए कहा, ये अब इस दुनिया में नहीं रही, शायद कोई अंदरूनी बीमारी थी जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई, आपको पहले ही टेस्ट करवाने चाहिए थे। इरफान चीख चीख कर रोने लगा। उसने बेबसी से अपनी बेटी का हाथ थामा और रोते हुए बोला, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी गुड़िया यूं मुझे छोड़कर चली जाएगी। मैं खामोशी से ये सब देख रही थी। मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून था। मैं जीत चुकी थी। मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट खत्म हो चुकी थी। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता था। अब ये घर, दौलत, सब कुछ सिर्फ मेरा था। मैंने इरफान को तसल्ली दी थी, जो खुदा की मर्जी वही होता है, हमें सब्र करना चाहिए, मैंने नरमी से कहा और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। मोमना की तदफीन हो चुकी थी। अगले दिन उसके लिए दुआ रखी थी, लेकिन इरफान न जाने कहाँ गायब था। मैं हैरान होने के साथ कुछ फिक्रमंद भी थी। शाम तक इरफान वापस घर आ गया था और अपने कमरे में बंद हो गया था। मैं जानती थी कि नया नया सदमा है, कुछ अरसे में वो नॉर्मल हो जाएगा और तब तक मैं उसे अपनी औलाद की खुशखबरी भी दे दूंगी। फिर तो वो मोमना को बिल्कुल भूल जाएगा। मोमिना के इंतकाल को 3 दिन गुजर चुके थे। तब एक दिन इरफान ने मुझे अपने साथ चलने को कहा। इरफान मुझे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर एक अलग रास्ते की तरफ चल पड़ा था। उसके चेहरे पर इस कदर संजीदगी थी कि मुझे उससे पूछने की हिम्मत ना हुई। मुझे लगा था कि शायद वो कब्रिस्तान जा रहा था। गाड़ी रुकी तो इरफान ने मुझे नीचे उतरने का इशारा किया। ये कब्रिस्तान तो ना था, ये तो कोई सुनसान सी जगह थी। इरफान मुझे अपने साथ एक झोंपड़ी में ले आया। झोंपड़ी बिल्कुल खाली थी। मैंने हैरत से चारों तरफ देखा। ये किसकी झोंपड़ी है इरफान, ये आप मुझे कहाँ ले आए हैं, मैंने हैरत से पूछा। मैं तुम्हें तुम्हारी औकात बताने के लिए यहाँ लाया हूँ, क्योंकि तुम भी एक ऐसी ही झोंपड़ी से सफर तय करके मेरे आलीशान घर तक पहुँची थी। उसके लहजे में गुस्सा था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। क्या आप ये क्या कह रही हैं, मैंने बेयकीनी से कहा। तुमने जो कुछ किया उसका हिसाब अब तुम्हें देना होगा, और ये झोंपड़ी तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम यहाँ से आई हो। ये सब आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी आवाज में घबराहट थी। मैं तुम्हारे बारे में सब जान चुका हूँ। मुझे पता चल गया है कि तुम क्या थी और तुम्हारा माजी क्या था, और वो भी जो तुमने मेरी बेटी के साथ किया। इरफान की आवाज में गुस्सा था जो मेरे दिल की धड़कनों को तेज कर रहा था। तुम एक ऐसी झोपड़ी की पैदावार थी, इसलिए इज्जत की जिंदगी तुम्हें रास न आई। उसके अल्फाज जैसे तेज धार खंजर की तरह मेरे दिल में उतर रहे थे। मेरे दिलो दिमाग में एक तूफान उठ रहा था। ये आप क्या कह रहे हैं इरफान, मेरी आवाज कांप रही थी। दौलत और पैसे की लालच में अंधी होकर तुमने मेरी बेटी का कत्ल किया, मेरी मासूम बेटी की जिंदगी छीन ली। उसका क्या कसूर था, तुमने उसे अपने लालच की भीड़ चढ़ा दिया, और उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मेरे जिस्म में खौफ की एक शदीद लहर दौड़ गई थी। मैंने कुछ नहीं किया इरफान, आपको कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी तो मुझे पहले थी, जो अब खत्म हो चुकी है। तुम्हारा माजी, तुम्हारी चालाकियां, तुम्हारा जुर्म, सब कुछ मेरे सामने आ चुका है। सिर्फ दौलत के लिए तुमने मेरी बेटी की जिंदगी छीन ली, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें लगता था कि उसके बाद तुम्हें मेरी दौलत मिल जाएगी। क्या सबूत है,
آپ کے پاس کہ مومنہ کو میں نے مارا ہے؟ میں نے چیخ کر کہا۔ بہت سارے ثبوت ہیں، مومنہ کی میڈیکل رپورٹ جس میں صاف لکھا ہے کہ اسے زہر دیا گیا ہے، اور تم یہ نہیں جانتی تھی کہ میرے گھر میں ہر طرف کیمرے لگے ہیں، کچن میں بھی کیمرہ موجود ہے۔ عرفان نے سرد اور سخت لہجے میں کہا تو میرے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ کیمرے؟ ہاں، عرفان نے تیز آواز میں کہا، اور ریکارڈنگ میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ تم نے مومنہ کو جوس اور دودھ میں کئی بار زہر ملا کر دیا ہے۔ تمہارے جرم کی مکمل داستان کیمرے میں ریکارڈ ہو چکی ہے۔ میں لرزتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ عرفان کے چہرے پر بے رحم مسکراہٹ تھی۔ تمہارے خلاف اتنے ثبوت موجود ہیں جو تمہاری سزائے موت کے لیے کافی ہیں۔ عرفان کی آنکھوں میں کوئی رحم نہیں تھا۔ میں جان گئی تھی کہ اب میرے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ عرفان پلیز، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ میں دولت کی لالچ میں اندھی ہو گئی تھی۔ میں نے عرفان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ تمہارے جرم کی معافی تو خدا بھی نہیں دے گا، میں تمہیں کیسے معاف کر سکتا ہوں؟ عرفان نے نفرت سے کہا اور واپس مڑ گیا۔ تبھی کچھ پولیس والے جھونپڑی میں داخل ہوئے تھے اور میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی تھی۔ یوں جھونپڑی سے میں سیدھی جیل پہنچ گئی تھی۔ میرے گناہوں کی فہرست بہت لمبی تھی، میرے خلاف مکمل ثبوت موجود تھے، لہٰذا بہت جلد ہی عدالت کا فیصلہ آ گیا تھا اور مجھے 24 سال قید کی سزا سنا دی گئی تھی۔ یوں اپنے لالچ کی وجہ سے عرفان کے بنگلے سے میں کال کوٹڑی میں پہنچ گئی تھی۔ قید تنہائی میں مجھے اپنے گناہوں کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ میں نے جیل میں بھائی اور ماں سے ملنے کی درخواست کی تھی۔ پتہ چلا تھا کہ ماں کا تو انتقال ہو گیا تھا اور بھائی نے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ میں جیل میں تنہا آنسو بہا رہی تھی۔